ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन के पार्ट 3 आ जाते हैं। और अब हम एल्केन वाला क्वेश्चन, क्योंकि एल्केन वाला पार्ट सॉल्व कर रहे थे तो वही सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग कर एल्केन में भी हम थे, क्वेश्चन नंबर 60 तक हमने कर दिया था, जो कि था ये वाला। हम क्वेश्चन नंबर 61 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ, देखो ये वाला हमें ये कुछ कंपाउंड दे रखा है, हम बोल रहे हैं कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं होगा जब हम डिहाइड्रेशन करेंगे। इससे अगर OH हमने निकाल दिया तो क्या ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला, मतलब कौन सा प्रोडक्ट होगा जो नहीं बनेगा। मतलब 3 तो बनेंगे ही बनेंगे, बस एक प्रोडक्ट जो नहीं बनेगा वो हमें बताना है। तो वो हमारे पास में होगा, देख सकते हो। जैसे ही मैंने वो OH हटाया तो यहाँ पे मेरे पास कार्बोकेटाइन बन जाएगा, जो कि ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा कार्बन प्लस में, तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट इन कार्बन प्लस टेक प्लेस, इसीलिए जो प्लस है वो इधर आ जाएगा। और जो मतलब पॉजिटिव साइन है यहाँ पे आ जाएगा, तो उसकी वजह से डबल बॉन्ड किधर आ जाएगा, यहाँ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इसलिए ये वाला जो प्रोडक्ट है ये नॉट पॉसिबल। बाकी यहाँ पे अगर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है, केटाइन बनेगा तो यहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 61 का 3 तो बनेंगे पर एक नहीं बनेगा। मतलब ये वाले यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया था, कार्बोकेटाइन यहाँ बना था, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, सही है। यहाँ पे सही है, यहाँ पे भी सही है, लेकिन यहाँ पे बेंजीन रिंग के अंदर नहीं बनेगा, तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ। अभी हमने 3 गैसेस का मिक्सचर पढ़ लिया। एक तो वाटर गैस, आप बताना कमेंट में। फिर हमने एक और कौन सी गैस पढ़ी थी, नेचुरल गैस। वापस हमारे पास नेचुरल गैस ही आ गई। तो नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन प्लस C2H6 प्लस C3H8, which is D option. Which of the following represent the most oxidized form of hydrocarbon? सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जो होती है हाइड्रोकार्बन की वो कौन सी है? तो that would be wait, I will going to show you how it works. Just wait a minute. That is here हाइड्रोकार्बन जब हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो CO2H2O प्रोड्यूस करता है। तो अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात करें तो जो ए ऑप्शन होगा यहाँ पे CO2H2O प्रोड्यूस जाएगा। तो 63 का जो है हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए कि अगर हमने किसी का कंप्लीट ऑक्सीडाइज फॉर्म हमने लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करेगा मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म। तो अगर CO2 आ रहा है ना तो वो मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म हमारे पास में होगा। ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम द वन हैविंग लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड एट द लोएस्ट टेम्परेचर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो इनमें से हमारे पास जितने भी आउट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन जो पेट्रोलियम का दे रखा था, वन हैविंग लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, या फिर ऐसा कौन सा जिसके पास में लोएस्ट टेम्परेचर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है पेट्रोलियम का। तो गैसोलीन इसका आंसर आ जाएगा, जो कि गैसोलीन जो होगा वो क्या होगा, एक ऐसा कंपाउंड होगा जो कि हमें एक तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलेगा, दूसरा गैसोलीन जो होगा उसके पास में जो टेम्परेचर होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो भी कम होगा। द नेचुरल पेट्रोलियम कंटेन्स, जो नेचुरल पेट्रोलियम है उसके पास में क्या होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैलिसाइलिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या फिर कंपाउंड सल्फर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो नेचुरल अगर पेट्रोलियम है तो उसके पास में सारा माल होगा, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी होगा, साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी होगा, कंपाउंड ऑफ सल्फर भी होगा। तो 65 का डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर जो C10H22 है, 900 केल्विन पर C4H8 प्लस 66H14 बनाया है। तो फिर यहाँ पे बताना है कि जो एल्काइलेशन, क्रैकिंग, पायरोलाइसिस और फ्रैक्शनेशन है, तो हमें बताना है कि कौन सी रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। 66 क्वेश्चन में आपको मैं दिखाती हूँ कैसे हो रही है रिएक्शन। जैसे हमारे पास में जैसे ये डिकेन है, जब मैंने इसको 900 केल्विन पे दिया है उसको, फिर ये क्या कर क्रैक हो गया, यानी कि क्रैकिंग रिएक्शन इसमें हो गई। तो ब्यूटीन और हेक्सेन इसमें बना है। तो यहाँ पे हमारे पास में 66 का क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, क्रैकिंग ऑप्शन हो जाएगा। एक रूम टेम्परेचर पे जो सॉलिड पैराफिन होता है वो क्या होता है। पैराफिन आपको पता है क्या होता है, पैराफिन इज़ अ कंपाउंड इज़ लाइक अनसैचुरेटेड, या फिर हम इसको कह सकते हैं एल्केन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे C4H10 यानी CnH2n प्लस 2 C4H8, तो रूम टेम्परेचर पे, यानी इसके पास में कम कार्बन अमाउंट भी ठीक ठाक है, और ये क्या है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड पैराफिन है। The process in which higher hydrocarbon are broken down into lower hydrocarbon are by controlled pyrolysis is called, जो controlled pyrolysis होते हैं उसको हम क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, क्रैकिंग जो होगा वो एक तरीके का ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कंट्रोल्ड पायरोलिसिस होता है। सक्सेसिव एल्केन डिफर बाय
जो सक्सेसिव एल्केन होता है वो डिफ़र करता है बाय मोर CH2 CH3 या फिर C2H4। तो सक्सेसिव एल्केन डिफ़र करता है CH2 से, तो 69 का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली ए ऑप्शन हो जाएगा, जहाँ हम होमोलोगस सीरीज पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन से हमें क्या प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो जो मीथेन होता है, जो हमारे पास CH4 है, ये हम वुड्स रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं कर सकते। व्हाट इज़ द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द एल्केन एंड द 5.6 लीटर ऑफ विच वेट 11 ग्राम एट STP। तो इसमें से बताना है कि क्या होगा मोलिकुलर फार्मूला एल्केन का, जब 5.6 लीटर ऑफ विच वेट 11 ग्राम एट STP है। तो मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए मोलिकुलर मास इज इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम इंटू 22400। वेट कितना है 11 अपॉन वॉल्यूम 5600 इंटू 22400। तो जब हमने पूरा कैंसिल किया तो हमारे पास मोलिकुलर मास की वैल्यू कितनी आ गई 44। तो यहाँ पे हमारे पास 71 का क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, विच इज़ C3H8। द रिएक्शन विच इज़ CH3CH2Cl, the reaction which is CH3CH2Cl with lithium and copper iodine। जब हमने इसके साथ में रिएक्शन कराई, उसके बाद में जो प्रोडक्ट हमें मिला उसको CH3CH2Cl के साथ रिएक्शन कराई, फिर N ब्यूटेन आया, तो उसको हमने क्या कहा। तो देखो 72 क्वेश्चन जो है वो वुड्स रिएक्शन तो ऑब्वियसली बता ही नहीं रहा, और कोल्बे सिंथेसिस भी नहीं है, तो एक कोरे हाउस सिंथेसिस होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले हमने लिथियम और कॉपर आयोडीन के साथ रिएक्शन कराई, फिर हमने ये कुछ CH3CH2Cl ले लिया, तो यहाँ पे Cl है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे N ब्यूटेन बन गया। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है दैट इज़ कोरे हाउस सिंथेसिस। 73 एन हेक्साडेकेन हैज़ सीटेन नंबर। तो अब ये सीटेन नंबर क्या होता है ना, सेट होगा, और जो सेट होता है उसको 100 कहते हैं, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। एक्वस सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स इथेन। जो एक्वस सोल्यूशन है कंपाउंड का, जब हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एक एक्वस सोल्यूशन है, कोई कंपाउंड है उसका एक्वस सोल्यूशन है, तो जब हमने इसको इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो उसने क्या दिया, हमें एथेन दिया। तो वो जो फॉलोइंग कंपाउंड है वो क्या होगा हमारे पास में पोटेशियम एसीटेट को जब हमने पानी पिला दिया और अगर उसके साथ में इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन हो गई तो हमें इथेन मिल गया, और एनोड पे क्या निकल गई CO2 और कैथोड पे हाइड्रोजन। तो ये पोटेशियम एसीटेट से क्या आ जाएगा हमारे पास में इथेन। 74 का सी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन सोल्यूशन इन कार्बन सल्फाइड। तो कार्बन सल्फाइड में कौन सा ब्रोमीन सोल्यूशन को डीकलराइज नहीं करेगा। तो 75 में देखो जो इथेन है वो नहीं करेगा ब्रोमीन सोल्यूशन को डीकलराइज, क्योंकि जो सेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो रिएक्शन नहीं करेंगे इस कंपाउंड के साथ में, तो उसको क्या नहीं करेंगे, डीकलराइज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में विच हाइड्रोकार्बन वेट सॉरी हम कहाँ पे थे अभी, हाँ, कार्बन ब्लैक विच इज़ यूज इन प्रिंटर इंक इज़ ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ। जो हमें कार्बन ब्लैक मिलता है जिसको हम प्रिंटर इंक में यूज़ करते हैं वो किसके डिकम्पोजिशन से मिलता है। तो जैसे हमारे पास मीथेन है उसको हमने अगर कम से कम सप्लाई ऑक्सीजन के दी तो ये कार्बन ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके पास में कितना 98 से 99% कार्बन होगा और इसको यूज़ करते हैं हम मेकिंग ब्लैक इंक पेंट और शू पॉलिशेस के अंदर। तो 76 का हमारे पास में क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा विच इज़ मीथेन। विच हाइड्रोकार्बन विल बी मोस्ट स्टेबल। सबसे ज़्यादा स्टेबल हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल हाइड्रोकार्बन हमारे केस में जो हमें ऑप्शन दिया है उनके अकॉर्डिंग हमारे पास में 77 का जो आंसर है वो सी है, नहीं सॉरी यहाँ पे आएगा 77 का जो आंसर है वो डी है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो ब्यूटेन है, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन यहाँ पे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। मीथेन एक नंबर मतलब कि ब्यूटेन जो है वो पहली बात तो ईवन है, तो ईवन है और उसके पास में ईवन नंबर ऑफ़ कार्बन है, और यहाँ पे जब हम ब्यूटेन को तोड़ेंगे तो इक्वल हाफ में तोड़ेगा और ये ज़्यादा नंबर भी है सबसे, इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल है। द पेट्रोल हैविंग ऑक्टेन नंबर 80 हैज़, एंड जो है वो नॉर्मल हेप्टेन होगा, 20% आइसो ऑक्टेन होगा। एक पेट्रोल जिसके पास में ऑक्टेन नंबर 80 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में विच कंपाउंड इज़ नॉट इनफ्लेमेबल। इनमें से कौन सा कंपाउंड इनफ्लेमेबल नहीं है, यानी कि जल नहीं सकता। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये नॉट इनफ्लेमेबल है, यानी कि इनफ्लेमेबल नहीं है। बाकी इधर ये अल्कोहल, बेंजीन और जो CH4 है ये सब क्या है, फ्लेमेबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू कंसर्निंग एल्केन। तो लार्जर नंबर ऑफ एल्केन आर सोल्यूबल इन वाटर, ऑल एल्केन हैव लोअर डेंसिटी देन वाटर,
All alkane have lower density than water, or at room temperature some alkane are liquid, some liquid and some solid and some gas, और जितने भी alkane है वो सब burn करते हैं. Which statement is not true concerning alkane? जहाँ large number of alkane are soluble in water, all alkane have lower density than water, at room temperature some alkane are liquid, solid or gases, or all alkane burn. तो इसका आंसर हो जाए लार्ज नंबर जो एल्केन होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में. दैट इज़ नॉट ट्रू कि वो सॉल्युबल हो वाटर में, ज़रूरी नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द शेप ऑफ इथेन इज़, इथेन की शेप क्या होगी. देखो बाकी जो क्वेश्चंस है ना ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, जैसे फिर भी हम पढ़ लेते हैं. जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एल्केन इन एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड एज, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रैकिंग. थर्मल डिकम्पोजिशन किसी एल्केन का हम करते हैं और इन एब्सेंस ऑफ एयर, पानी हवा के एब्सेंस में अगर वो है तो उसको क्रैकिंग कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में CH3 CH2 CH2 CH3 को जब मैंने AlCl3 और HBr के साथ रिएक्शन कराया तो मेरे को एक प्रोडक्ट मिला. तो बताना है कि हमें कि क्या प्रोडक्ट होगा. तो AlCl3 HBr के साथ रिएक्शन कराने के बाद में तो जो 86 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन. यानी कि यहाँ पे जो AlCl3 HBr है यहाँ पे CH3 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास में क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटेन बन जाएगा. द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय नाइट्रेशन ऑफ प्रोपेन इज़, नाइट्रेशन अगर हम करें प्रोपेन का तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा. तो अगर हमने नाइट्रेशन किया प्रोपेन का तो फिर हमें मिलेगा, जैसे मतलब ऑब्वियसली नाइट्रो प्रोपेन, नाइट्रो इथेन और नाइट्रो मीथेन तीनों मिल सकते हैं. क्योंकि अगर हमने डिपेंड करता है कि हमने प्रोपेन का जो अगर हमने नाइट्रेशन किया तो हमारे पास में नाइट्रो प्रोपेन तो फॉर्म हुआ और साथ में सिर्फ नाइट्रो मीथेन ही फॉर्म हुआ और बाकी के 2 कार्बन वो निकल गए हो साइड में. ऐसा भी हो सकता है. इसलिए जितने भी होते हैं 87 मतलब जब हम नाइट्रेशन करते हैं डिपेंड नहीं करता कि अगर क्या पता 2 कार्बन पहले से बाद में निकल गए हो, तो इसीलिए इसका आंसर हो सकता है ऑल ऑफ दीज. विच वन गिव्स ओनली वन मोनो सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट ऑन क्लोरिनेशन. तो सिर्फ एक ही देता है तो वो कौन देता है, एन ब्यूटेन, सॉरी नियोपेंटेन, क्योंकि सिर्फ एक ही मोनो सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट फॉर्म होता है. तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन नियोपेंटेन. ठीक है, on 5 isomeric hexane the isomer which can give 2 monochlorinated compound, 2 monochlorinated कंपाउंड दे सकते हैं. तो वो कौन कौन से हो सकते हैं आइसोमर्स. तो देखो ये हमारे पास में है CH3C CH3 CH3C CH3, यहाँ क्लोरीन है तो यहाँ CH2Cl CH3 ये हमारे पास में बनेगा. और जब हमने इसको रिएक्शन कराया तो यहाँ पे हमारे पास में आप देख सकते हो 2 आइसोमरिक फॉर्म बन चुकी है. तो 89 का क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास में. अब हम करेंगे 90 नंबर क्वेश्चन. 2 मिथाइल ब्यूटेन ऑन रिएक्टिंग विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स मेनली. 2 मिथाइल ब्यूटेन को जब हम रिएक्ट कराते हैं विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो वो क्या हमें सबसे ज़्यादा क्या देगा, मेनली जो मेन इंपॉर्टेंटली वो क्या देगा हमें. ये ले रखा है 2 मिथाइल ब्यूटेन और इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराया तो मेन हमें जो मेजर प्रोडक्ट बना वो किस पे मिला, सेकेंड मतलब कि 3 डिग्री कार्बन पे, जो कि मेजर बना है. तो 90 का हमारे पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर सही. विच ब्रांच चेन आइसोमर ऑफ हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूलर मास इतना आगे 1 आइसोमर ऑफ मोनोहाइड्रो सब्स्टिट्यूट एल्काइल हैलाइड. तो इसमें बता रखा है कि हमारे पास कौन सा चेन आइसोमर हाइड्रोकार्बन जिसका मॉलिक्यूलर मास इतना है वो हमें एक आइसोमर देगा मोनो सब्स्टिट्यूट एल्काइल हैलाइड का. तो देखो 91 जो क्वेश्चन है उसमें भी नियोपेंटेन जो है सिर्फ वो एक ही सिंगल प्रोडक्ट देगा. तो इसलिए 91 का क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन हमारा आंसर हो जाएगा. अब 92 हाउ मेनी कायरल कंपाउंड आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन. तो देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन को अगर हम मैंने एक बार क्लोरिनेशन कर दिया तो जो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस फ्रॉम कोल टार से क्या प्रोड्यूस होता है, सिंथेटिक डाई, परफ्यूम, ड्रग या फिर ऑल ऑफ द 3. जो कोल टार होता है वो सिंथेटिक डाई, ड्रग, परफ्यूम तीनों में यूज़ होता है. तो तीनों को आर प्रोड्यूस फ्रॉम कोल टार, तो तीनों ही क्या हो जाते हैं कोल टार से प्रोड्यूस होते हैं. तो इसीलिए हम ऑल ऑफ द 3 आंसर करेंगे. द ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ फॉलोइंग द टेम्परेचर ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल. तो इस केस में हमारे पास में क्या आ जाएगा, क्रूड ऑयल के लिए अगर हम करेंगे तो गैसोलीन, केरोसिन ऑयल और डीजल हमारे पास में आंसर आ जाएगा. जो कि क्या पूछा हमें, टेम्परेचर ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल. तो टेम्परेचर के बेसिस पे हमें पूछा. जैसे क्वेश्चन अभी आते नहीं है तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. तो बस हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं सॉल्व. विच डज़ नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क.
डार्क में क्लोरीन के साथ में रिएक्शन नहीं करने वाला 95 का क्या होगा, सी ऑप्शन। तो 95 का जो है वो मीथेन होगा, क्योंकि इसके पास में ना बेचारे के पास में, मीथेन के पास में ना ही कोई डबल बॉन्ड है ताकि ज़्यादा रिएक्टिव बन जाए। बेचारा एल्केन है ये, तो ज़्यादा रिएक्शन नहीं करेगा। तो डार्क में तो बेचारे की रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। द हीटिंग ऑफ एल्केन विथ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या फिर ओलियम एट हाई टेम्परेचर विच फॉर्म सल्फोनिक एसिड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखो ये एग्जाम्पल हमारे पास में ऑब्वियसली किसका हो जाएगा, 96 नंबर में है, 6 सी ऑप्शन है इसका आंसर, जो कि है सी है सल्फोनेशन। तो अगर हम किसी एल्केन को विथ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या फिर ओलियम के साथ ज़्यादा टेम्परेचर पे बनाते हैं तो ये बनाता है हमारा सल्फोनिक एसिड, जिसको हम कहते हैं क्या, सल्फोनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, में से कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। तो डिहाइड्रोजनेशन, इथेन टू इथीन, कंबशन ऑफ प्रोपेन या चेंज ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल टू क्लोरीन एटम। तो देखो 97 पे जो हमारे पास में है, रुको ना, द इंथैल्पी ऑफ कंबशन, जो डेल्टा एच है ना वो नेगेटिव है, इसका मतलब कंबशन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे पूछा कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, तो जो कंबशन है प्रोपेन का वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, क्योंकि वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम कोरिस्पॉन्ड टू केरोसिन ऑयल, इनमें से कौन सा पेट्रोलियम केरोसिन ऑयल से कोरिस्पॉन्ड करता है। तो जो 98 क्वेश्चन है हमारे पास में वो बोल रखा है अगर 10-12 नंबर के कार्बन एटम हमारे पास में हो जाएं तो फिर वो जो पेट्रोलियम होगा वो केरोसिन ऑयल जैसे ही कोरिस्पॉन्ड करेगा। मेथड बाय विच एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर, ऐसा कौन सा मेथड है जिसे एनिलीन हम बना ही नहीं सकते। तो क्या हाइड्रोजन ऑफ फिनाइल आइसोसाइनाइड विद एसिडिक सोल्यूशन, या फिर हम डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड विद ब्रोमीन इन एल्कलाइन सोल्यूशन, या फिर रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विद हाइड्रोजन या पैलेडियम इन इथेनॉल, या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड ट्रीटेड विद क्लोरोबेंजीन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस इन एक्वस NaOH सोल्यूशन। तो हम एनिलीन नहीं प्रिपेयर कर पा with the potassium salt of thaliamide treated with chlorobenzene followed by hydrolysis with aqueous NaOH, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस ऑफ फिनॉल आइसोसाइनाइड के साथ में एसिडिक सोल्यूशन में हम एनिलीन को प्रिपेयर कर लेते हैं। डिग्रेडेशन जब हम करें बेंजीन अमाइड और विद ब्रोमीन को एल्कलाइन सोल्यूशन में तब भी हम कर लेते हैं, और अगर रिडक्शन करें नाइट्रोबेंजीन का तब भी हम क्या कर लेते हैं, ये एनिलीन को प्रिपेयर कर लेते हैं। इन कैटेलिटिक रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन विच कैटलिस्ट इज़ मोस्टली यूज्ड, सबसे ज़्यादा कौन सा कैटलिस्ट हम सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज़ करते हैं कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन के कैटेलिटिक हाइड्रो कैटेलिटिक हाइड्रोकार्बन में हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं निकल और प्लेटिनम को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो 100 का हमारे पास ये हो जाएगा। होप आपको ये पार्ट 3 अच्छा लगा हो। अगर इसको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगेन हम हाइड्रोकार्बन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं।